कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात पीओके की, यानी पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की। हमारे देश में लोकसभा चुनाव में पीओके के लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। उधर पीओके में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विदेश मंत्रालय का भी एक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि पीओके हमारा है और पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह पाकिस्तान की लूट खसोट की नतीजा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मामलों के जानकार कर्नल दानवीर सिंह। सर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरी बार लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो 6 महीने के भीतर पीओके हमारा हो जाएगा। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देश के अंदर मिजाज और मूड इस समय इसी बात का है जो आप बात कह रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभी तक जो भी मोदी जी ने कहा है उसको करके दिखाया है। तो अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम पीओके को वापस लेंगे। जो हमारी प्रतिबद्धता है इसको लेकर, वो हम अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। रक्षा मंत्री भी और अमित शाह भी ये बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री है, कि पीओके हमारा है, हम उसे किसी भी हालत में लेके रहेंगे। तो क्या लगता है कि हर लिहाज से मिजाज और मूड कुछ इस तरह का बन रहा है सर? जी हाँ, आप इसको हर तरीके से देखिए, चाहे आप इसको तकनीकी तौर पर देखिए, संवैधानिक तौर पर देखिए, नैतिक तौर पर देखिए। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि वो इलाका जो पाकिस्तान ने 1947-48 में जबर से, छल से हथिया लिया था और वहाँ के बाशिंदों को यरगमाल यानी कि हॉस्टेज बना लिया था, अब समय आ गया है कि उनकी रिहाई हो, उस इलाके को सही मायने में आज़ादी मिले। और ये इससे ज़्यादा बेहतर समय नहीं हो सकता जब हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आर्थिक रूप से हम बेहतर हैं और जियोपॉलिटिकली हम लोग साउंड हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी कड़ियों को अगर जोड़ लिया जाए तो आज से ज़्यादा अच्छा सुनहरा समय नहीं है कि हम अपने पीओके को वापस अपने साथ उसका विलय कर लें। सर, आप 1947-48 की बात कर रहे हैं, जब देश आजाद हुआ, कश्मीर हमारे साथ आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या वजह है कि पीओके को हम नहीं ले पाए, शामिल नहीं हो पाया देश? अगर मिलिट्री हिस्ट्री की बात करें तो वो समय था जब भारतीय फौजें जो हैं वो अग्रसर थी, दुश्मन भाग रहा था और हम बड़ी तेजी से उसका पीछा करते हुए अपने इलाके को अपने कब्जे में वापस ले रहे थे। लेकिन जब हम मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन में पहुंचे, तब उस समय के जो जर्नैल थे, जनरल थवैया, उनको लगा कि इस लाइन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और सैनिकों की जरूरत होगी। हम कम सैनिकों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, वो कमजोर पड़ सकती है। देखिए, जब आप आगे जाते हैं तो पीछे आपको इलाके को सिक्योर करने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए आपको सेनाएं छोड़नी पड़ती हैं।
तो आप ऐसा नहीं है कि आप चलते चले जाते हैं और पीछे इलाका खाली छोड़ देते हैं। अगर ऐसा हो तो दुश्मन उस छोड़े हुए इलाके को बड़े आसानी से पकड़ सकता है। तो आप कुछ ना कुछ अपना बेस मजबूत करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरल थिमैय्या ने रिक्वेस्ट करी तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से कि मुझे एक ब्रिगेड और दे दिया जाए, तो मैं यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद पर कूच करूँ और मुज़फ़्फ़राबाद को कब्ज़ा लूँ। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम जीत रहे थे। लेकिन नेहरू जी के पास और समस्याएँ थी, देश का विभाजन हुआ था, फ़ौजें जो हैं जो राइटिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया कि हम आपको और अतिरिक्त सैनिक नहीं दे सकते और अब हम लड़ाई को यहाँ पर विराम देंगे और उन्होंने सीज़ फायर की घोषणा कर दी और साथ ही यूनाइटेड नेशन चले गए इस उम्मीद से कि न्याय मिलेगा। लेकिन क्या हुआ ये इतिहास पूरा हमारे सामने है। उस समय के जो जनरल थे, सेना प्रमुख, उनके बेटे किताब लिखते हैं, वो ये दावा करते हैं कि जनरल ये चाह रहे थे कि हमें अगर 10 दिन बाद अगर सीज फायर होता तो पीओके पूरा हमारा होता। सेना ये चाहती थी, सेना एग्री नहीं कर रही थी और बाद में शायद नेहरू जी को भी इस गलती का शायद एहसास हुआ। ऐसा किताब के हवाले से बात निकल के आ रही है। देखिए, किताबें तो बाद में लिखी जाएंगी जी। और इस पे अलग-अलग मत भी होंगे, इस पे वाद-विवाद भी होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है और ये हकीकत है कि हम बड़ी तेजी से अग्रसर थे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट उड़ी के बाद आगे डोमेल था और डोमेल बहुत दूर नहीं था, मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर दूर था और डोमेल एक आखिरी पड़ाव था, उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद आपके पास था। यानी कि ये भी मिलिट्री के हिस्ट्री के जानकार बताते हैं कि 24 से 48 घंटे में जिस तेजी से फौजें आगे बढ़ रही थी, उस तेजी से इतने समय में मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर हिंदुस्तान का परचम लहराया जा सकता था। सर अभी ये भी याद आता है कि करीब 20 साल हो गए हैं सर, संसद में जो है एक ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ था पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को लेकर, वो हम भारत का वो अभिन्न अंग है, लेकिन केवल प्रस्ताव पारित, तो अभी तक उस दिशा में बहुत कुछ हम लोग आगे बढ़े नहीं है। देखिए उस दिशा में मेरा मानना है कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। अभी आप जी। देखिए कि किस तरीके से हमने धारा 370 को खत्म किया, जो हमने स्वयं तौर पर अपने ऊपर पाबंदियां लगाई थी, उन पाबंदियों को हमने स्वयं हटाया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की आम जनता बहुत उत्साहित है, बड़े जोर-शोर से इलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है, भाग ले रही है और राजीव भाई आप बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं, उस इलाके में आपने देखा है कि पहले 90 के दशक में जो भी कोई चुनाव हुए, वहाँ पर किस परसेंटेज से लोगों ने वोट किया, ये आपको बखूबी बहुत अच्छी तरह ही मालूम है। और अगर आप उससे अभी कंपेयर करें तो अभी बिल्कुल माहौल बदली है और ये जो बदला हुआ माहौल है, इसकी जो तरंगे हैं वो पूरे इलाके में जाती हैं और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर भी जाती हैं। वहाँ के लोग भी ये सब देखते हैं। तो हमने पिछले 20 साल में बहुत कुछ किया है और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा है, ये बदलाव असल बदलाव है और इसी बदलाव का एक आखिरी चैप्टर जो है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय का है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सपना भी कोई सपना नहीं है, हकीकत जल्द ही बनेगा। उधर सर पीओके में अगर बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग लग रहा है कि सेना और वहां की जो सेना है वो सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू है सर। देखिए वहां पर बहुत सारी गलतियां हुई हैं इतिहास में। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी जाए तो वो लोग उसको आजाद कश्मीर कहते हैं। दरअसल वहां पर आजादी नाम का ए भी मौजूद नहीं है। वो बेचारे पूरी तरह से गुलाम हैं
और उनके पास वो हक भी मौजूद नहीं है, हासिल नहीं है जो आम पाकिस्तानी को पाकिस्तान में हासिल है। उनकी मजबूरियां बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मत अलग है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर विलय के अलावा किसी और मत को रखता है, यानी कि वो चाहता है कि कश्मीर आजाद हो या कश्मीर भारत के साथ मिले। अगर कोई ऐसी जमात है जो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर इतने सालों तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि भारत के संविधान को नहीं मानती थी और इसके साथ वो नहीं खड़ी थी, लेकिन फिर भी भारत में उनको प्रोटेक्शन भी मिली, उनको सहूलियतें भी मिली और वो अपनी आवाज को बुलंद करने की उनको कोई मनाही नहीं थी, जब तक कि पानी सिर से ऊपर नहीं गुजर गया। अब लेकिन पाकिस्तान में इसका भी कोई वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप जब तक एक हल्फनामा ना दे दें कि हम पूरी तरह कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, आप वहां पर पार्टी नहीं बना सकते, आप वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सर एक बहुत बड़ा फर्क है। जी और इसके अलावा वहां पर संसाधनों का दोहन हुआ है। पाकिस्तान ने वहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक तौर पर हो या उनकी इंसानी हकूक की बात हो, उसको लेकर हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत समय से ये उबाल लोगों में पैदा हो रहा था। अब आर्थिक बदहाली के चलते ये उबाल जो है उफान में तब्दील हो गया है, जो अब हमें नज़र आता है। तो शायद यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने अपने का बयान में ये कहा है कि जो कुछ वहां पर हो रहा है, लोग सड़क पर निकल रहे हैं, तो वो जो सरकार की, जो पाकिस्तान सरकार की और सेना की जो नीति है लूट खसोट की, उसकी पराकाष्ठा है और एक कह सकते हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो विरोध वहां दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर किस तरीके से उनको ना तो पॉलिटिकल आज़ादी है, ना उनको अपने संसाधनों पर उसकी आज़ादी है। अब वहां पर अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के पन बिजली परियोजनाएं काफ़ी हैं। वहां पर काफ़ी तादाद में बिजली पैदा होती है, लेकिन वो बिजली उन्हीं लोगों को नहीं मिलती जहां पर वो पैदा होती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। साथ के साथ अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पास पाकिस्तान साइड में जितने भी गांव हैं, वहां पर लोकल आदमियों और बाशिंदों के अलावा वहां पर उन्होंने काफी पंजाबी जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको वहां पर बसाया हुआ है। उनको पाकिस्तान सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, उनको हथियार मिले हुए हैं और ये वहां पर बेसिकली आप कह लें कि ये उस इलाके के नए बादशाह हैं जो कि पाकिस्तानी फौज ने, और नए जमींदार मैं कहूँगा, जो पाकिस्तानी फौज ने वहां पर बिठाए हैं। तो इन सारी चीजों से ऐसी जो नीतियां रही हैं पाकिस्तानी फौज की, उससे आम लोकल बहुत नाखुश है, बहुत ज्यादा नाखुश है। और दूसरा, वहां पर उनकी जिंदगी में पूरी तरह मुदाखलत वहाँ की सेना की है। वहाँ का जो टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ का स्कूलिंग है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये पूरी तरह सेना की निगरानी में चलता है। सेना की पूरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर रहती है। वहाँ पर सेना बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के हितों को लेकर और इसके चलते वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दूभर हो चुकी है, बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी वहाँ के लोग जीते हैं। एक और वहां क्या संकेत मिला कि वहां के विरोध प्रदर्शन में तिरंगा हमारा नजर आ रहा था। देखिए, वहाँ के विरोध प्रदर्शन में तिरंगा नजर आएगा आपको। वहाँ पे भारत से जुड़ने की बातें भी वहाँ के नेता करते हुए नजर आएंगे। आपने ये चीज मुजफ्फराबाद में देखी, लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे कुछ महीने कब्ल जाएं तो गिलगिट बल्तिस्तान में इस तरीके की आपने मुहिम देखी होगी। वहां पे भी गिलगिट और बल्ताई लोगों ने
इस तरीके के मुजाहरे करे और भारत से विलय होने की बातें करी। उन्होंने कितनी बार वहाँ से बोला कि हमें भी उसी तरीके की ज़िंदगी जीनी है, जिस तरीके की ज़िंदगी भारत के कश्मीर में जी जा रही है। हमें भी उसी तरीके से इज़्ज़त से रहना है, जीना है और यही कारण है। देखिए, आज के ज़माने में आप असलियत को छुपा नहीं सकते और वो असलियत इस इंटरनेट के ज़माने का एक फैक्ट है। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी सरकार कितना भी कर ले, लेकिन असलियत पाकिस्तानी सरकार छुपा नहीं सकती और वो असलियत उसको व्हाट्सएप, उसको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ऐसे कई सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके ज़रिए मिलती है। लोकल कश्मीरी अपनी हकीकत जब बयान करता है और वो जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का व्यक्ति उसको देखता है, तो उसको भी लगता है कि मेरे से क्या गलती हुई? मेरे को भी इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए थी और मेरे को क्यों नहीं मिल रही? तो क्या कुछ माने कि कुछ हालात उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं 1971 की तरह, जो समय पूर्वी पाकिस्तान था और उस समय जो पाकिस्तान के जो लोग थे, जो सेना जो थी उन पर जुल्म करती थी, वहां विद्रोह होता है, लोग सड़क पर आते हैं और बांग्लादेश का निर्माण होता है। बिल्कुल, कुछ इसी तरीके के हालात वहाँ पर बन रहे हैं पाकिस्तान और बल्कि पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो बलूचिस्तान, NWFP या कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और वहाँ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में आप जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, वो एक एंटी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट माहौल है। तो माहौल बिल्कुल इसी तरीके का है और उनके खुद के नेता पाकिस्तान के खुद के नेता कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक 1971 वाले हालात बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को ठीक ना कर पाया तो वो बिल्कुल दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। सर, अंतिम सवाल की क्या लगता है कि जिस तरह से पीओके में जो भारत के पक्ष में जिस तरह से आवाजें निकल के सामने आ रही है, लोग लगता है कि भारत से मिलने के लिए बेताब है। जो नई सरकार बनेगी तो उसके एजेंडे में यह भी होगा सर, इसको नई दिल्ली से जिस तरीके से पीओके की बातें जैसा आपने कहा योगी जी हो, राजनाथ जी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, आई डोंट नो मोदी साहब ने कहा है कि नहीं कहा, अमित शाह साहब ने मेरे ख्याल से शायद कहा है। तो इन सभी बड़े-बड़े लोगों ने जब इस तरीके का अपना विचार रखा है तो मेरे ख्याल से मेरे को कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में ये पीओके हिंदुस्तान में वापस विलय हो जाएगा और पूरा समूचा जम्मू और कश्मीर एक आजादी की सांस ले पाएगा। धन्यवाद सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।